15 अगस्त 1947, जैसे कि हमें इतिहास में पढ़ाया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन सच्चाई यह है कि 15 अगस्त 1947 को भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुआ था। उस वक्त भी बहुत से ऐसे संस्थान थे, बहुत से ऐसे भारत के क्षेत्र थे जो अभी दूसरों के अधिकार में थे और वो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। उनमें से ही एक जो कश्मीर था, उसके बाद जूनागढ़ और उसके बाद हैदराबाद। हैदराबाद सल्तनत वो सल्तनत है जिसका विलय भारत में सबसे देरी से हुआ। तो आइए जानते हैं हैदराबाद सल्तनत के बारे में और 17 सितंबर का पूरा इतिहास हम आज आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए व्यूज विथ वेदांत। हैदराबाद सल्तनत की स्थापना औरंगजेब के जनरल मीर गाजीउद्दीन खान फिरोज के बेटे मीर कमरुद्दीन द्वारा की गई थी। उसके बाद में सन 1799 की लड़ाई में हैदराबाद के निज़ाम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़ाई में सहयोग किया था। उसके बदले टीपू के राज्य का कुछ हिस्सा इनाम के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने निज़ाम को दे दिया। उसके बाद में मराठों के खिलाफ लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी को हैदराबाद के निज़ाम ने मदद करी थी और इसी के बदले इनाम के रूप में महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के कुछ जिले अंग्रेज़ों ने इनाम के तौर पर निज़ाम को दे दिए। मीर कमरुद्दीन हैदराबाद का अंतिम निज़ाम था। हैदराबाद का निज़ाम अंग्रेज़ों का वफादार माना जाता था। हैदराबाद के निज़ाम ने कई मुहिमों में अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की हुई थी। 1.6 करोड़ की आबादी वाली इस हैदराबाद सल्तनत का साल का खर्चा 26 करोड़ से भी ज़्यादा था। वो उस वक्त का सबसे अमीर माने जाने वाला भारत का एक राज्य हुआ करता था। हैदराबाद की जनसंख्या में 85% हिंदू थे और 15% मुसलमान। ऐसा होते हुए भी वहाँ पर सारी जगहों पर मुस्लिमों का कब्जा हुआ करता था। वहाँ के पुलिस प्रशासन, वहाँ का प्रशासन, वहाँ का सरकार और वहाँ की सारी पदों पर मुस्लिमों का कब्जा हुआ करता था। इसके बदले हिंदुओं में उस वक्त निज़ाम के खिलाफ बहुत गुस्सा था। 3 जून 1947 को जब गवर्नमेंट प्लान आया तब निज़ाम बहुत खुश हुआ। उसने पाकिस्तान और भारत दोनों देशों की संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि भेजने से इनकार कर दिया। उसका ऐसा कहना था कि वो ब्रिटिश काउंसिल में जाकर अपना अस्तित्व सिद्ध करेगा और वहाँ पे वो हैदराबाद सल्तनत को एक अलग राज्य घोषित करके उसकी सत्ता चलाएगा। हैदराबाद के निज़ाम ने एक प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से माउंटबेटन को कहलवाया कि अगर उसने भारत में शामिल होने के लिए हैदराबाद सल्तनत पर दबाव डाला तो हैदराबाद सल्तनत पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा। ऐसा वैधानिक हक हैदराबाद सल्तनत को था, लेकिन भौगोलिक रूप से देखा जाए तो ये पूरी तरह से असंभव था। लेकिन उस वक्त हैदराबाद सल्तनत का निज़ाम और उसका पूरी तरीके से झुकाव पाकिस्तान की ओर दिख रहा था। उस वक्त हैदराबाद सरकार के सारे संविधानिक और प्रशासकीय पदों पर मुस्लिमों का कब्जा था और वहाँ पर 85% हिंदू होने के बावजूद सारी सुविधाएं मुस्लिमों द्वारा दी जाती थी और उसमें हिंदुओं को भेदभाव होता था। इसी सारी घटनाओं के वक्त गेम में सरदार पटेल की एंट्री हुई। सरदार पटेल के द्वारा निज़ाम को एक पत्र भेजा गया और उसे कहा गया कि उसको भारत में विलय होने के अलावा और कोई चारा नहीं है। सरदार को ऐसा लगता था कि सब जैसा तय है वैसा ही होगा। उनको लगता था कि अगर हैदराबाद सल्तनत भारत में शामिल नहीं हुआ तो ये उन लोगों के साथ अन्याय होगा, उन सल्तनतों के साथ अन्याय होगा जो पहले ही भारत में विलय करने के लिए तैयार हो चुके हैं। सरदार पटेल ने एक चाल चली। सरदार पटेल ने माउंटबेटन से कहा कि हैदराबाद सल्तनत में जनमत संग्रह हो, वहाँ पे जनता से पूछा जाए कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं या अलग राज्य के रूप में रहना चाहते हैं। उस वक्त हैदराबाद संस्थान में 85% से ज़्यादा हिंदू लोग थे और निज़ाम को पता था कि अगर जनमत संग्रह हुआ तो ये लोग भारत के साथ ही जाएंगे, निज़ाम को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उसने संवैधानिक और भौगोलिक स्थितियों का हवाला देके ये कहा कि जनमत संग्रह का सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद निज़ाम ने सांप्रदायिक रूप से उपजने वाली हिंसा का रोना रोया और अपना प्रतिनिधिमंडल सरदार के पास भेजकर उनसे ये कहा गया कि हैदराबाद संस्थान के 85% जो हिंदू थे उसमें से कई हिंदू निज़ाम के पक्ष में है और उसने ये कहा कि हैदराबाद महानगर में मुस्लिमों की संख्या बहुत ज़्यादा है और अगर हैदराबाद संस्थान का विलय भारत में हुआ तो वहाँ के मुस्लिम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और वहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा बड़े तौर पर हो सकती है। इसके बाद निज़ाम अब पाकिस्तान की तरफ देखने लगा था। निज़ाम का यह कहना था कि वो भारत में विलय होने के लिए तैयार है, लेकिन विलय होने के बावजूद भी उसकी सरकार अलग रहेगी और उसको विदेश नीतियों की पूरी छूट होनी चाहिए। मतलब भारत का हिस्सा होने के बावजूद
दूसरे देशों से संबंध हैदराबाद सरकार खुद तय करना चाहती थी। उस वक्त वीपी मेनन ने सरदार से कहा कि कुछ शर्तों को मानते हुए हमें हैदराबाद संस्थान का विलय भारत में कर लेना चाहिए, लेकिन सरदार का स्पष्ट रूप से ये कहना था कि हैदराबाद संस्थान का विलय इस तौर पर भारत में नहीं हो सकता जहाँ की भारत के एक क्षेत्र की विदेश नीतियाँ भारत के सरकार से अलग हो। तो सरदार पटेल इस सबसे तंग आ चुके थे। उन्होंने कहा कि नए नए एग्रीमेंट हैदराबाद सल्तनत के साथ नए नए एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने से अच्छा है कि सारी बातचीत अभी रोक दी जाए और हैदराबाद सल्तनत को एक नया ड्राफ्ट एग्रीमेंट ड्राफ्ट करवा के उसको भेजा जाए और उस पर साइन करने के लिए दबाव डाला जाए। तो माउंट बैटल के कहलवाने पर एक नया ड्राफ्ट एग्रीमेंट तैयार किया गया और उसके बाद वो हैदराबाद के निज़ाम को भेजा गया, लेकिन उस पर भी निज़ाम अपने हस्ताक्षर करने के लिए आनाकानी कर रहा था। इसके बाद हैदराबाद सल्तनत के शासन में इत्तेहाद मुस्लिमीन की एंट्री होती है। इत्तेहाद मुस्लिम ये वही संगठन है जो आज AIMIM से जाना जाता है और उसके प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी है। उस वक्त जो भारत सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल निज़ाम के पास आया था, वो वापस जाने वाला था। उसी वक्त इत्तेहाद मुस्लिमीन के लोगों ने 30,000 से ज़्यादा लोगों ने उनके घर को घेराव कर लिया और उनको जाने से रोक लिया। और उस वक्त निज़ाम ने भारत सरकार को यह कहलवाया कि एग्रीमेंट अगर टूटा तो वो भारत सरकार के साथ नहीं जाएगा, वो अपना विलय पाकिस्तान में कर देगा। जब ये सब हो रहा था तब निज़ाम ने अपने लोग कराची भेजे हुए थे। वो उसकी बातचीत पाकिस्तान से पूरे तौर पर चल रही थी और उस वक्त भारत में कश्मीर का मुद्दा बहुत ज़ोरों शोरों पर था। भारत के ऊपर पाकिस्तान का कश्मीर के नाम पर दबाव बढ़ता जा रहा था और उस वक्त इत्तेहाद मुस्लिमीन का अध्यक्ष जो कासिम रिजवी था, जो उसे रजाकार के नाम से भी जाना जाता है, कासिम रिजवी को ऐसा लगता था कि जो कश्मीर का मुद्दा है उसके ऊपर दबाव भारत सरकार पर बना हुआ है और इसी दबाव के चलते हमें हैदराबाद सल्तनत का विलय उसी शर्तों के साथ भारत में कर लेना चाहिए, उस पर भारत के हस्ताक्षर कर लेने चाहिए। और उस वक्त निज़ाम ने जो अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा था वो बदल दिया और प्रतिनिधिमंडल के बदलने के बाद माउंटबेटन गुस्सा हो गया और उसी वक्त सरदार का ये भी कहना था कि निज़ाम ने जो प्रतिनिधिमंडल भेजा है वो जिस फ्लाइट से आया है वो उसी फ्लाइट से निज़ाम के पास वापस भेज दिया जाए। खैर, उसके बाद नेहरू और हैदराबाद के निज़ाम के बीच में एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ। उस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बाद नेहरू को ये लगा कि 1 साल तक हैदराबाद सल्तनत में और भारत के बीच में शांति बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद ही तुरंत हैदराबाद के निज़ाम ने भारत की करेंसी हैदराबाद में बैन कर दी। उसने कीमती धातुओं की सप्लाई जो हैदराबाद सल्तनत के होकर गुजरती थी उसको भी बैन कर दिया, उसको रोक दिया और उसने पाकिस्तान में अपना एक प्रतिनिधि भेजा और उसका यह हवाला दिया कि विदेश नीति के तौर पर उसने अपना प्रतिनिधि पाकिस्तान को भेजा है और उसने पाकिस्तान को 20 करोड़ का कर्जा भी दे दिया। और इस सब का जिम्मेदार इत्तेहाद मुस्लिमीन था, जिसका आज अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी है। उसके बाद इत्तेहाद मुस्लिमीन का उस वक्त का अध्यक्ष कासिम रिजवी ने भड़काऊ बयानबाजी चालू कर दी। वो हैदराबाद सल्तनत में सांप्रदायिक बयानबाजी करने लगा। उसका ये मानना था कि भारत सरकार हैदराबाद के हिंदुओं को हथियार सप्लाई करती है और उसने अपने संगठन को भारत के मुस्लिमों का रहनुमा घोषित कर दिया। उसका एक बयान जो सरदार जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो ये था कि अगर भारत सरकार हैदराबाद के कामकाज में दखल देती है तो भारत सरकार को हैदराबाद के 1.5 करोड़ हिंदुओं की सिर्फ राख और हड्डियां नजर आएगी, उनको वहाँ हैदराबाद में एक भी हिंदू नजर नहीं आएगा। ऐसा वहाँ पर हुआ भी था। उस वक्त रजाकारों ने बहुत सी हिंदुओं की जानें ली थी और ये कहीं भी रिकॉर्डेड नहीं है। सरदार ने जब ये बयान सुना तो उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो हैदराबाद सल्तनत का विलय उसी प्रकार होगा जिस प्रकार अन्य सल्तनत का विलय भारत में हुआ था। उनका ये मानना था कि भारत को आज़ाद कराने में बहुत से क्रांतिकारियों ने अपने खून पसीने से अपना बलिदान दिया है और उस बलिदान को इस हैदराबाद सल्तनत की वजह से व्यर्थ नहीं किया जाएगा। और ये बात हैदराबाद के उस वक्त के प्रधानमंत्री को पता चली और वो निज़ाम के पास जाकर उसने ये बताया। सरदार का कहना था कि सैन्य कार्रवाई के अलावा और कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। और तभी उसके बाद ऑपरेशन पोलो की शुरुआत होती है। 21 जून 1948 को जब लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद कासिम रिजवी द्वारा हैदराबाद सल्तनत में हिंदुओं पर अन्याय चालू हो गया। वहाँ पर पुलिस, मुस्लिम और रजाकार एक साथ मिलकर
हिंदुओं को लूटने लगे, हिंदुओं को हैदराबाद से बाहर भगा दिया जाने लगा। और उस वक्त वामपंथियों ने भी उनका साथ दिया था। 10,000 से ज़्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जेल में ठूस दिया गया और उसका विरोध करने वाले मुस्लिमों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उनको भी मार दिया गया। राज्यों से गुजरने वाली सभी ट्रेनों पर कब्जा कर लिया गया था और उनकी लूटपाट भी चालू थी। इस घटना के बाद हैदराबाद सल्तनत अपना मामला संयुक्त राष्ट्र में ले जाने की कोशिश कर रहा था। उसने अमेरिका के राष्ट्रपति को अपना एक पत्र लिखकर सारी घटनाएं बता दी थी, लेकिन उस वक्त भारत ने पूरी तरह से साफ कर दिया था कि ये उसका घरेलू मामला है और संयुक्त राष्ट्र उसमें दखल नहीं दे सकता। और उसके बाद मेजर जनरल JN चौधरी के नेतृत्व में और लेफ्टिनेंट जनरल श्री महाराज राजेंद्र सिंह जी के मार्गदर्शन में ऑपरेशन पोलो भारतीय सेना ने लॉन्च किया। उसके तहत 17 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद सल्तनत में घुसी और 17 सितंबर को हैदराबाद की निज़ाम की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। उस सैन्य कार्रवाई में 800 से ज़्यादा रजाकार मारे गए थे। हालांकि इन रजाकारों की मृत्यु की संख्या उन हिंदुओं से बहुत कम थी जो रजाकारों की कार्रवाई में हैदराबाद सल्तनत में मारे गए थे। 108 घंटे चले इस ऑपरेशन के दौरान 18 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद सल्तनत में घुसी। उसके पहले ही हैदराबाद की सेना ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था और हैदराबाद भारतीय सेना ने निज़ाम को हाउस अरेस्ट कर लिया था। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद में आए और वो निज़ाम से मिले। तब निज़ाम अपना सिर झुकाकर हाथ जोड़कर सरदार के सामने खड़ा हुआ। इस पूरी घटना के दौरान भारत में कहीं भी सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई और इस घटना के पश्चात किसी भी जगह पर नहीं दिखे, जो कि हैदराबाद के निज़ाम का कहना था कि अगर इसका भारत में विलय होता है तो पूरे भारत में सांप्रदायिक हिंसा फैलेगी। ऐसा कहीं भी नहीं हुआ और हैदराबाद संस्थान के साथ साथ ही दूसरे संस्थान का भी भारत में विलय कराना, इसका पूरा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जिसको आज भारत के एकता के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मतलब एकता का उनका पुतला, जो कि एक भारत की एकता को दर्शाता है, वो गुजरात में खड़ा हुआ है। इस पूरी घटना के दौरान महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्से के बहुत से ऐसे नेता थे जिन्होंने हैदराबाद सल्तनत से उस क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए अपना बलिदान दिया था। और उसके बाद 17 सितंबर एक ध्वजारोहण दिवस के तौर पर मनाए जाने के लिए भारत के उस वक्त के केंद्र सरकार के साथ बहुत सा संघर्ष चला और वो संघर्ष हमने जीत लिया। और आज भी 17 सितंबर को महाराष्ट्र के मराठवाड़ा हिस्से में और हैदराबाद और कर्नाटका के कुछ हिस्से में आज भी हैदराबाद मुक्ति संग्राम दिवस के तौर पर ध्वजारोहण मनाया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, तो आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।